नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। और आज हम बात करेंगे खत्म होते नक्सलवाद की। सरकार ने नक्सल मुक्त भारत बनाने के संकल्प की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर सिर्फ 3 रह गई है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में शीर्ष नक्सली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव और 60 अन्य नक्सलियों का आत्मसमर्पण माओवादी विचारधारा पर एक निर्णायक प्रहार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प लिया गया है और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों और सुरक्षा बलों की लगातार की जा रही कार्रवाई से साफ हो गया है कि समय रहते ये संकल्प जरूर पूरा होगा। बात करेंगे 3 विशेषज्ञों से, तीनों वर्चुअली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमित सिंह हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज JNU। आपका बहुत बहुत स्वागत है अमित जी। RP सिंह जी, रिटायर्ड IPS स्पेशल डायरेक्टर जनरल CRPF, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है RP जी। और तीसरे गेस्ट हैं डॉक्टर PK मिश्रा, रिटायर्ड एडिशनल DG BSF, आपका भी स्वागत है PK मिश्रा जी। PK मिश्रा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करता हूं। ये अति प्रभावित 6 क्षेत्र थे, 6 जिले थे, वो 3 हो गए हैं। प्रभावित जो हैं उनकी संख्या घट गई है। ये अति प्रभावित और प्रभावित को कैसे देखा जाए? ये देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, अति प्रभावित और प्रभावित ये जो है इसमें बहुत फर्क पड़ता है जी। अति प्रभावित तो वहां है जहां पर कि जो CPC के मेंबर्स, जो उनके मेंबर्स उनके हुक्म चलता है और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो हमारा सिक्योरिटी जो वहां का ट्राइबल विलेजेस है उनके ऊपर दबदबा करके रख सकते हैं। हमारा सिक्योरिटी जो हमारा ट्रूप्स है जहां जाते हैं उनको पर नजर रख सकते हैं और वहां पर जो है उनका वेपन्स जो है वो उसको भी रखने का जगह जो होता है कैमोफ्लेज कंसीलमेंट करके रख सकते हैं। ये जो होता है ये मैक्सिमम जो है उस एरिया में मिलता है। लेकिन बाकी जो है वो एरिया जो है उसमें कभी कभी वो जाते हैं, वहां पर ऑपरेशन करते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो हमारा ये आप खुद ही बता रहे थे, अभी सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट रह गए। और एक मैं बताना चाहता हूँ, वेणुगोपाल के साथ जब 61 सरेंडर हो गया गढ़चिरौली में विथ अबाउट 55 वेपन, ये और कराईगुड़ा का जो ऑपरेशन हमारा हुआ जिसमें 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे कराईगुड़ा में और उनका 125 बंकर को वहां नष्ट कर दिया गया और उनका लेथ मशीन जो बनाए वेपन बनाए थे और 2 साल का उन्होंने रेशन स्टॉक करके रखे थे। ये जब वहां पर हो गया उसके बाद बासवा राजू का डेथ हुआ, उसको वो पकड़ा गया, उसको मारा गया और 26 नक्सलाइट्स उनके साथ मारे गए। और उसके बाद जो गढ़चिरौली का आप बता रहे थे, जब 61 सरेंडर किए, इससे पता लग जाता है कि इनका मनोबल टूट चुका है। और ये जो है हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो संकल्प लिया है 31 मार्च 2026, ये जरूर होगा। क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ गढ़चिरौली नहीं, गढ़चिरौली के बाद जो ये कल और आज का देख लीजिए, ये 2 दिन में more than 100 नक्सलाइट्स विथ CPC मेंबर्स और उनका जो कमिटी में दंडकारण कमिटी मेंबर्स इन्होंने सरेंडर कर चुके हैं। उसमें वुमेन लीडर जो है वो भी शामिल है, सुजाता भी शामिल है और वहां पर कोंडा गांव में कर चुके हैं, सुकमा में कर चुके हैं और उसके साथ साथ कांकेर में द बिगेस्ट सरेंडर जो हुआ राजू सलाम का, उसके साथ 3 और लीडर्स थे। तकरीबन 78 नक्सलाइट्स विथ 43 वुमेन मेंबर्स और उसमें कम से कम 40 से ऊपर AK, LMG और राइफल्स सब शामिल है। और जब उनके पास वेपन ही नहीं रह गया, उनका बैकबोन टूट चुका है। और मेन चीज है क्यों वो वहां से वो सरेंडर करना चाहते हैं। सरेंडर जब वहां पर दंडकारण जब महाराष्ट्र में उन्होंने गढ़चिरौली में उन्होंने सरेंडर किए, उसके बाद ये सरेंडर का पॉलिसी इसलिए चला
कि वो सोचते हैं कि हमारा जो है नियाद नलारी जो है, जो जो हमारा गुड विलेज, योर गुड विलेज, ये जो चलाते रहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इसको प्रश्रय दिया और ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट हुआ और गांव गांव का डेवलपमेंट हुआ, इसका इफेक्ट बहुत पड़ा। जी। उसमें ये नक्सलाइट लीडर जो है वो नाला नियात और जो योर ओन विलेज, ये बहुत काम किया है, जिसके और उसके साथ साथ हमारे जो ट्रुप्स है उनका मनोबल और उनका ऑपरेशनल टैक्टिक्स और मैक जो है इंटेलिजेंस कवरेज और स्टेट टू स्टेट जो है इंटेलिजेंस नेटवर्क का कवरेज, और ये जो है ये बहुत अच्छा काम किया। और मैंने क्लियरली बता सकता हूं कि गढ़चिरौली अभी जो है ये नक्सल मुक्त है, कांकेर नक्सल मुक्त है, और छत्तीसगढ़ जो है ज्यादा से ज्यादा और 1 महीने में नक्सल मुक्त हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब मार्च जो है डेडलाइन दी गई है पूरे देश को नक्सल से मुक्त करने की। हमारे साथ आरपी सिंह जी भी मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, मोदी सरकार में बहुआयामी दृष्टिकोण आधारित राष्ट्रीय कार्य योजना नीति यानी कि नेशनल एक्शन प्लान और पॉलिसी को कठोरता से लागू किया गया, उसका ये परिणाम है, ये माना जा रहा है। और दूसरी तरफ जो नक्सल जो हैं वो छोड़ रहे हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उसकी वजह एक ये भी मानी जा रही है कि अब जो नई पौध है यानी कि यंगस्टर जो हैं नहीं जुड़ रहे हैं और पुराने जो नक्सली नेता हैं या नक्सली आतंकवादी हैं वो बूढ़े हो चुके हैं, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये दो वजहें हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो सरकार की इस समय की नीति है वो अत्यंत ही सराहनीय है। सरकार इस समय एक फ्रंट पे नहीं काम कर रही है, कई फ्रंट पे काम कर रही है। सबसे पहले तो उन्होंने फोर्स का मनोबल बढ़ाया, सब तरह के इक्विपमेंट दिए, क्योंकि शुरुआत जब ये लड़ाई हुई थी तो उस समय फोर्सेस के पास इतने इक्विपमेंट्स, इतने लड़ाई के हथियार नहीं होते थे, जिसकी वजह से प्रायः उनको चोट खानी पड़ती थी। एक तो सरकार ने ये किया, और दूसरा सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण रहा कि उन क्षेत्रों का आर्थिक रूप से विकास किया, और तीसरा लोगों को रोजगार दिया। आपको जानकारी होगी कि लगभग, मतलब मैं सीआरपी का बता सकता हूं कि हमारे यहाँ एक रिजर्व बटालियन बनाई गई जो महिलाएं उस क्षेत्र की थी, उस क्षेत्र में विशेष अभियान चला के दिया गया। तो ये जो बच्चे हमारे यहाँ भर्ती हुए गए तो लोगों को लगा कि ये जीवन ज्यादा अच्छा है। और देखिए, जो नक्सलवाद भारतवर्ष में है, इसका आप इतिहास देखें तो बेसिकली ये गरीबों के एक्सप्लॉयटेशन के बेस पे बना था। इसकी मेन कोर थीम ही यही थी कि गरीबों का भारत देश में उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। अब प्रश्न ये उठता है जब वो खत्म हो गया तो इनके पास नई पौध मिलेगी ही नहीं। लेकिन चूंकि एक लड़ाई उन लोगों को लड़ना था तो जबरदस्ती करके, धमका के, लोगों का खुलेआम दहशत में लेके ये कर रहे थे। बट आज की डेट में चारों तरफ इस तरह से माहौल एक बना है, उनको भी लग रहा है कि हम सरेंडर करेंगे तो हमारे साथ न्याय होगा, हमें सरकार अपना समझ के ट्रीट करेगी। ऐसा नहीं कि हम सरेंडर करेंगे और फिर उसके बाद सरकार भूल जाएगी। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं हुई। सरकार ने लगातार इस पे काम किया पिछले 4-5 सालों से, और इसके पहले जो काम था वो थोड़ा बहुत कभी एक फ्रंट पे होता था तो दूसरे पे नहीं होता था, दूसरे पे होता था तो तीसरे पे नहीं होता, इसलिए हमें कोई रिजल्ट कायदे के नहीं मिल पाते थे, चुट फुट मिलते थे। कहीं हमने एक इनकाउंटर किया, कहीं उन्होंने किया। लेकिन यह है कि इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज और विशेष रूप से सीआरपीएफ, इनके जो बलिदान है, जितने सिपाहियों ने बलिदान किया, वो हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि लोकल सिपाही और पैरामिलिट्री, 2004 कारगिल युद्ध के बाद चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी का काम सीआरपीएफ को दे गया तो मैक्सिमम नक्सलवाद आंदोलन में सीआरपीएफ ही झोंकी गई। जब कम पड़ी तब और फोर्सेज भी आई। आज की डेट में सभी फोर्सेज हैं, और ऑलमोस्ट जिस तरह से ये अभियान चल रहा है तो 2026 तो क्या, तो 2026 तो एक तरह से लगता है उसके पहले ही हम कर लेंगे, विद कॉशन कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो लोग सरेंडर किए उनके साथ ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक में ये परसेप्शन बने कि सरकार हम सबकी जान को, हम सबको बराबर मानती है, हम सरकार के आदमी हैं, तो वो कभी बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन ये जिस दिन ये स्लिप हुआ उसी दिन नक्सलवाद जो है,
नक्सलवाद की विचारधाराओं में अगर नक्सलवाद नहीं तो किसी और रूप में आ जाएगा। जी इसलिए जी आज के समय में हम ऊपर हैं, लेकिन हमें लगातार ये जगह बनाए रखनी होगी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है लेकिन वहां पे बैठना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर अमित सिंह, ये सही बात है कि नीति और नीयत वो बहुत महत्वपूर्ण रही है नक्सलवाद को कहीं ना कहीं लगभग समाप्त करने में। सरकार ने सुरक्षा बलों को हथियार मुहैया करवाए, उन्हें उत्साहित किया, लेकिन साथ ही साथ विकास के बयार उन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने में सरकार सफल रही। स्कूल खोलने में सफल रही, कॉलेजेस खोलने में सफल रही, नौकरियां देने में सफल रही। इससे जो सपोर्ट मिलती थी स्थानीय लोगों से कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, वो ख़त्म हुई। फिर यंगस्टर्स जो हैं उनको तो पता ही नहीं नक्सलवाद से कैसे जुड़ा जाए। सरकार ने उनको पढ़ाई से, नौकरी से और व्यवसाय से जोड़ दिया। तो उस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चरणबद्ध तरीके से सरकार ने काम किया। वही सफलता का एक बड़ा कारण जो है सामने आता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो एक विकास की बयार बही है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि धीरे धीरे नक्सलिज्म अब इस देश से खत्म होता जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि विकास की बयार के साथ साथ एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति जो मोदी सरकार ने दिखाई है वो हमारी प्रीवियस सरकारों ने दिखाई नहीं थी। और इसी का कारण है कि 2013 में जहां 126 इलाके प्रभावित माने जाते थे नक्सल आतंकवाद के, आज सिर्फ 11 बचे हैं। 2013-14 में 35 डिस्ट्रिक्ट थे, आज सिर्फ 3 बचे हैं, और तीनों के तीनों सिर्फ छत्तीसगढ़ में हैं, चाहे वो सुकमा हो, बीजापुर हो या नारायणपुर हो। और मुझे लगता है जल्दी ही जो हथियार बंद नक्सली हैं वो खत्म होंगे और एक आध महीने में ही उनके ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी। जो चिंता का विषय है वो है अर्बन नक्सल्स, जो हमारे आपके जैसे लोगों के बीच में घूमते हैं, वहीं बैठते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। मैं तो जेएनयू से आता हूं, तो जेएनयू में इस तरह के लोग घूमते फिरते पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है उन पर भी लगाम लगाने की जरूरत है और उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक इस तरह के लोगों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो एक नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए उठाया, उसमें 4 मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने जोर दिया। एक तो सबसे पहला था आइडियोलॉजी, कि इनको जो आइडियोलॉजिकल खुराक मिलती है उस पर चोट किए जाने की जरूरत है। और ऐसे आइडियोलॉजिकल खुराक देने वाले लोग वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो पत्रकारों के वेश में या प्रोफेसरों के वेश में या एनजीओ चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन फूड फॉर थॉट नक्सलिज्म के लिए वहीं से देते हैं। या यूनिवर्सिटियों से जो मासूम बच्चों को वर्गलाकर कि हमारे साथ चलिए, क्रांति बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन क्योंकि मैं भी जेएनयू से पढ़ा हूं, इतने साल हो गए वहीं पढ़ा रहे हैं, तो क्रांति ना तो कभी आई है ना आएगी। अच्छी बात यह है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी अपनाई गई कि आप हथियार डालिए, हम आपको सेफ पैसेज देंगे और आपको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, यहां तक कि आपके स्किल भी डेवलप करेंगे ताकि आप हथियार डालकर रोजमर्रा की जिंदगी बिता पाए। तो मुझे लगता है एक जीरो टॉलरेंस अप्रोच ऐसी अपनाई है जिसकी वजह से अच्छा खासा डर नक्सलियों में अब व्याप्त हुआ है। बढ़िया बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की ही सरकार है, जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो एक कोऑर्डिनेशन का भी इशू था। तो मुझे लगता है जल्दी ही छत्तीसगढ़ से भी ये खत्म हो जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अब नेपाल में माओइस्टों की सरकार भी ढह गई है, और जो इनका एक सपना था पशुपति टू तिरुपति, तो पशुपति में भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल इनके ऊपर ही चलाया है, और जो इनको आइडियोलॉजिकल खुराक मिलती थी अब वो भी वहां से बंद होगी। तो मुझे लगता है जल्दी, क्योंकि ये बात छुपी नहीं है कि नेपाल के माध्यम से बहुत सारे अवैध हथियार और कुछ ऐसी चीजें इन लोगों को मिलती थी जिसकी वजह से ये लोग तथाकथित क्रांति के पीछे बौराए पड़े थे, जो कि अब मुझे लगता है कि वो सारी चीजें खत्म हुई हैं। लेकिन हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये जो हमारे आपके बीच में जो कुछ अर्बन नक्सल्स हैं उन पर भी रोकथाम करनी पड़ेगी और जल्दी ही उस पर भी हो जाएगी। जी जी।
डॉक्टर मिश्रा, 1967 में चारू मजूमदार, कानू सान्याल, जंगल संथाल के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक गुट, जिसे सिलीगुड़ी समूह भी कहा जाता था, भारत में चीनी कम्युनिस्ट क्रांति की तरह एक दीर्घकालिक जनयुद्ध चाहता था। और मजूमदार ने 8 दस्तावेज भी लिखे थे इसको लेकर, और नक्सलवादी आंदोलन की उन्होंने नींव भी रखी थी। पश्चिम बंगाल को कहा जा सकता है एक तरीके से जननी है नक्सलवाद की। अगर वहाँ पर स्थिति देखें नक्सलवाद की, वहाँ की स्थिति क्या है? क्या कमोबेश वहाँ पर भी नक्सलवाद पूर्ण रूप से जो है सिकुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और उसमें क्या केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी कुछ भागीदारी सामने आ रही है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं इसके बारे में अच्छी तरह बता सकता हूं, क्योंकि मैं नदिया डिस्ट्रिक्ट का एसपी था, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस 1972, 73, 74, और चारू मजूमदार का जो ऑपरेशनल कमांडर था गोरा सरकार, उसको मैंने अप्रीहेंड किया था वहां पर नदिया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वह पकड़ा गया था। चारू मजूमदार का जो दबदबा था उसको 3 साल में तकरीबन 1974 तक इसको खत्म कर दिया गया, और उनका सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो वहां पर जो उसका प्रादुर्भाव चल रहा था, वहां से लेकर के आपका मिदनापुर तक सभी डिस्ट्रिक्ट अफेक्ट हुआ था। लेकिन उस टाइम पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा, नदिया, बर्धमान और 24 परगना, सिलीगुड़ी से ये शिफ्ट हो गए थे इन तीनों को, और वहां पर चारों मजूमदार तो पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद जो है गोरा सरकार इसका नेतृत्व कर रहा था। गोरा सरकार को शांतिपुर फुलिया में जब मैं एसपी नदिया था, उसको किसी भी तरीके से हमको इंटेलिजेंस मिला और हम उसको पकड़ लिए थे एक रात में जा करके। और तब वह हमारा आईजी पुलिस, तब डीजी होते तो नहीं, आईजी पुलिस थे रणजीत गुप्ता, लास्ट आईपी ऑफिसर ऑफ इंडिया। और उसके बाद जो वेस्ट बंगाल में जो है ये जो है माओवादी का बिल्कुल कम हो गया है, असर बिल्कुल नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में इसका असर नहीं है, और जहां पर पता होता है वहां पता लग जाता है। आई एम वेरी श्योर वेस्ट बंगाल में कभी भी इसका असर नहीं आएगा, क्योंकि जो भी है झारखंड और बिहार में, अभी हमको झारखंड और बिहार में हमको देखना पड़ेगा कहां पर कोई छिपे हुए हैं। तो क्योंकि हिडमा जो है, हिडमा बेशक कराईगुड़ा हिल्स से वो निकल गया था, लेकिन हिडमा जो है छत्तीसगढ़ छोड़ के जा नहीं सकता है। और छत्तीसगढ़ में जो है ऑपरेशन जैसा चल रहा है, सरेंडर जैसा चल रहा है, हिडमा जो है वो छत्तीसगढ़ में जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि ही इज द ओनली लीडर, सीपीसी का मेंबर है जो कि नहीं चाहता है कि कोई सरेंडर करे और हथियार पुलिस के सम्मुख में लेकर के जाए। लेकिन जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अमित ने जिस और इशारा किया है कि जो अर्बन नक्सल हैं उन पर भी लगाम कसनी होगी, क्योंकि वो भी अलग अलग तरीकों से सपोर्ट करते हैं। आरपी सिंह जी, उग्रवाद का चरम 2000 के दशक में देखने को मिला। 2 दिसंबर 2000 को माओवादियों की सशस्त्र शाखा, जिसे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहा जाता है, की स्थापना की गई, और ज़्यादातर छोटे हथियारों से लैस थे ये। और 1 अक्टूबर 2003 को नक्सलियों ने तिरुमाला के रास्ते में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के काफिले पर हमला भी किया था। तब से माना जा रहा है कि राज्य सरकार भी सचेत हो गई है और उन्होंने भी जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, और जो संवेद कार्रवाई है राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो है हमारे सशस्त्र बलों की, उसका ये नतीजा भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये बड़ा एक रोचक है कि जब आंध्रा में पहली बार एनटीआर जी जीते थे तो उस समय बहुत थोड़ा लिबरल हो गए थे। बाद में जब उन्हीं की एक मंत्री की हत्या हुई तब उन्होंने इसको फंड दिया। और मैं आपको बताऊं कि ग्रेहाउंड पहली बार आंध्रा में बना, और आज की डेट में ग्रेहाउंड का नेटवर्क और इंटेलिजेंस नेटवर्क जितना जबरदस्त है उतना शायद ही किसी स्टेट का हो। और ग्रेहाउंड के नाम से सारे नक्सली पूरे भारतवर्ष में कांपते हैं कि कहां जाके वो ऑपरेशन करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से सभी सरकारें, क्योंकि ये किसी के है नहीं, जब ये परेशान होंगे तो तुरंत कहेंगे अब हम सीज फायर कर रहे हैं, शांति वार्ता करिए। सरकार कोई दुश्मन नहीं है, इनके झांसे में आ जाती है कि अच्छा भाई बात करते हैं। जब वो रिकूप कर लेते हैं तुरंत एक आदमी बोल देगा कि हम बात नहीं करेंगे, बस बात खत्म। इस बार जो सरकार की ये नीति रही कि पहले आप हथियार रखिए फिर हम बात करेंगे,
इसका ये असर रहा कि उनको ये पता चल गया कि हम सरकार को झांसे में नहीं ले सकते। ये एक बहुत अच्छा फैक्टर रहा। और दूसरी चीज ये कि नक्सलवाद की जो विचारधारा है, जैसा कि अमित सिंह साहब ने कहा, ये हमेशा बुद्धिजीवियों से ही आती है। जो लोग इसमें भर्ती होते हैं उनको तो हम लोग हवाई किला दिखाते हैं कि तुम जीत जाओगे, तो ये जंगल तुम्हारा हो जाएगा, ये जमीन जो तुम देख रहे हो जो बड़े जमींदार की वो तुम्हारी हो जाएगी। और जो गरीब आदमी है वो सपनों में जी जाता है। लेकिन ये दिखाने वाले सब बाहर के हैं। जो नक्सलवाद का 2004 में सारे ऑल ओवर इंडिया के एक साथ मिले थे, उन्होंने जो पेपर उसमें निकाला था, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, मैंने एक किताब लिखी है उसमें उसको हूबहू उतारा है। आप कभी उसे पढ़ें, वैसे नेट पे भी अवेलेबल है, तो आपको लगेगा कि ये जो लैंग्वेज है ये किसी बहुत जबरदस्त प्रोफेसर और बहुत जबरदस्त थिंकर की है। वो जंगल में बैठ के नहीं बनाई जा सकती। तो अर्बन नक्सलिज्म के साथ साथ जो सरकार इस समय जिस तरह से एक विल बना के चल रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देश में शांति कायम होगी। ये जो इलाका जो इतना सरसब्ज इलाका था रांची का, जो मिनरल से भरा है, छत्तीसगढ़ जो मिनरल से भरा है, इसमें लोग काम करेंगे और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए हमें इकोनॉमिक रूप से भी सक्षम करेंगे, क्योंकि आज का समय जो है इकोनॉमिक रूप से सक्षम होने का समय है। डॉक्टर अमित, जो लोग क्रांति की बात करके बरगलाते थे और आपका अपना शासन आएगा, मजदूरों का, गरीबों का शासन आएगा, ये कहकर बहलाया करते थे, उनके खुद के बच्चे जो हैं वो विदेशों में पढ़ा करते थे, वो आराम की ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन जिनको ढाल बनाकर ये नक्सलवादी मूवमेंट आगे बढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा था, उनको गरीब रखा जा रहा था, उनको अनपढ़ रखा जा रहा था, उनको विकास से कोसों दूर रखा जा रहा था। अब जो है प्रयास जो किया गया केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 10-12 वर्षों में, विशेष रूप से मोदी सरकार के दौरान, उससे वो भ्रम जो है टूटा उनका, इससे भी कहीं ना कहीं सरकार को जो है सफलता मिली है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने ही बोला कि सरकार अभी 4 प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। उसमें एक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, और अभी छत्तीसगढ़ में और कुछ और इलाकों में जनजातीय उत्कर्ष अभियान भी सरकार ने चलाया हुआ है। और उसके माध्यम से हम जो आदिवासी हैं, जो उनको हम लोग शिक्षा भी दे रहे हैं, चिकित्सा भी दे रहे हैं, उनको रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रहे हैं। अदरवाइज जो हमारे नक्सली थे, हमेशा इनको डरा कर धमका कर, यहाँ तक कि इनसे हफ्ता वसूली करते थे, इनसे तेंदुलीव पे कमीशन लिया जाता था, और ये बोला जाता था कि आप अगर परिवार से एक लड़का आपने हमारे कॉज के लिए नहीं दिया तो हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। तो ऐसी बहुत कहानियां पड़ी हैं, जिसमें जैसे कई बार ये भी बात आती है कि नहीं जी, हम तो आदिवासियों के, जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी चीजें सामने आई, क्योंकि करीब पिछले 11-12 सालों में 8,000 से ज्यादा नक्सली हथियार डाल चुके हैं। और जब से डेट अनाउंस हुई है, तो इसी महीने में, अभी ये महीना आधा ही हुआ है, 1600 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। इसमें कुछ महिलाओं के इंटरव्यू भी आए, तो उसमें ये पाया गया कि जब भी पुलिस पार्टी या सिक्योरिटी फोर्सेस अटैक करते हैं, तो महिलाओं को ढाल बना लेते हैं ये नक्सली, और गोली खाने के लिए उन्हीं को आगे रखते हैं। और ये लोग, ये महिलाएं उन कैंपों में उनके लिए खाना भी बनाती हैं, उनके पैर भी दबाती हैं, और पता नहीं क्या क्या करती हैं। और जब पुलिस का अटैक होता है तो इनको ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको एंटरटेन भी करती है। तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। धीरे धीरे ये लोग अब एक्सपोज हो गए हैं, और मुझे लगता है जो आइडियोलॉजिकल डोज भी मिला करती थी इनको विश्वविद्यालय से, पिछले 10-12 साल में विश्वविद्यालयों में भी नैरेटिव चेंज हुआ है। इस वजह से यूथ इनके साथ जुड़ना बंद कर दिए हैं, बहुत कम हो गया है। और पिछले यानी चारू मजूमदार और कानू सान्याल की बात की जाए, तो लगभग पिछले 55 साल से कोई लाल क्रांति नहीं आई। जिन अर्बन नक्सलियों ने इनको वर्गलाया हुआ था, उन्होंने अपने करोड़ों के मकान बनाए हुए हैं, विदेशों में वो लोग घूमते हैं, और विदेशी कंपनियों की कॉफी पीते हुए वो नक्सलियों को आइडियोलॉजिकल डोज देने की बात करते हैं। तो मुझे लगता है इतने सारे वामपंथी देश हुए, वो सब बर्बाद हुए, और आइडियोलॉजिकल छलावा इनका चल नहीं पाया। और मुझे लगता है जल्दी ही भारत से भी इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा, क्योंकि वो पूरी पॉलिसी नक्सल नहीं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि
इनको बुलेट की जगह बैलेट का सहारा लेना चाहिए। कि मोदी सरकार ने भी आह्वान किया है कि आइए हथियार डालिए, बुलेट छोड़िए, बैलेट के सहारे आप सत्ता में आइए, हमारे प्रजातंत्र में विश्वास जगाइए। और ये जो नारा है कि सत्ता बंदूक की नली से होके निकलती है, ये झूठा है, छलावा है। इससे आम और यानी बिल्कुल मासूम आदिवासियों को आप वर्गला सकते हैं, अदरवाइज अब कॉमन पीपल में इनके लिए कोई जगह बची नहीं है। ये लोग ब्रूटल हैं और आतंकवादी हैं। जी डॉक्टर मिश्रा, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। जैसा कि आरपी सिंह जी ने भी कहा कि अब जो हथियार डाल रहे हैं मेन स्ट्रीम में उनको लाया जाए और उन लोगों का भ्रम तोड़ दिया जाए कि जो बरगलाते थे कि आप जो है हमारे साथ जाएंगे तो राजपाट मिलेगा और इनके साथ जाएंगे तो छलावा मिलेगा। अब वो स्थिति जो है, सरकार ने जो डेडलाइन जो तय की है मार्च तक एकदम पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने की नक्सलवाद को, वो तो सरकार कर ही लेगी, लेकिन विश्वास बहाली के लिए अब क्या कुछ करना चाहिए जिन लोगों ने हथियार डाल दिए हैं? छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल, एक छोटा सा केस मैं बताऊंगा। जो सुकमा में अभी 25 नक्सलाइट सरेंडर किए, जिसमें ओयाम लक्ष्मो है जो पीएलजीए का मेंबर था, उसके साथ साथ माडवी था, सोनीता था, सोनी थे। अब वो जो थे वहां पर जितने सरेंडर किए उनको 50,000 रुपया ईच जब गवर्नमेंट ने उनको उसी वक्त दिया सरेंडर के टाइम पर। और इन्होंने मुख्यधारा में आने के लिए इच्छुक थे और सरेंडर करके उनको गवर्नमेंट ने तुरंत 50,000 रुपया पर ईच उनको कल उनको प्रदान किया गया है। और ये उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने ये बताया कि ये जो है योर गुड विलेज, ये जो पॉलिसी, जो सरेंडर पॉलिसी है छत्तीसगढ़ सरकार का, इसके ऊपर भरोसा करके वो सरेंडर करना चाहते हैं। और ना सिर्फ वेणुगोपाल ने सरेंडर किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो खुद ही बोलते हैं कि हम जो सरेंडर कर रहे हैं, हम अपना वेपन लेके सरेंडर कर रहे हैं। हम अभी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है उसका विकास हो, गांव का उन्नति हो, गांव के लोगों को रोजगार करे। और हम मुख्यधारा में पहुंच रहे हैं और पहुंच गए हैं, और गवर्नमेंट उनको जरूर मदद करेगा और मदद किया है। सुकुमार में जो 25 नक्सलाइट सरेंडर किए थे। जी, आप तीनों विशेषज्ञों से बात करके एक बात मोटे तौर पर ध्यान आई कि सरकार के प्रयास लगातार फलीभूत हो रहे हैं। सुरक्षा बल जो हैं उत्साह से लवरेज हैं, उनके पास आधुनिक हथियार हैं और इस वजह से भी काम तमाम हो रहा है नक्सलवाद का। लेकिन विश्वास बहाली के लिए भी विकास की बयार इन दूर दराज और वन से भरे हुए क्षेत्र में पहुंच रही है। इसका लाभ भी सीधे तौर पर मिल रहा है और आने वाले समय में और भी विश्वास बहाल होगा और नक्सलवाद पूरी तरीके से देश से समाप्त हो जाएगा। डॉक्टर अमित सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी सिंह जी, आपने विशेषज्ञता से विशेष बना दिया इस कार्यक्रम का, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर पी.के. मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, मुद्दा आपका में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।